वेलकम गाइस, चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल लिंकेजेस। बेटा बहुत ही ध्यान से करना है। यू आर गोइंग टू बी इन लव विद मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप ये इंटरनेशनल जो पूरा इकोनॉमी का मॉडल है स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 6 इसको अच्छे से समझ लें। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बीओपी। वेल, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी जिसमें हमारा देश दूसरे देश को पेमेंट कर रहा होगा या दूसरे देश से हमारे देश में पैसा आ रहा होगा, दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन बीओपी. Components of BOP. Well, there are two main components in BOP: current account and capital account. Current account, well, it records goods, services and transfers. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर से एक बहुत सुंदर सी बाइक इंपोर्ट की यूएसए से, तो फिर दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड एंड शुड बी फीचर्ड इन अ करेंट अकाउंट. ट्रेड बैलेंस, वेल, गुड्स के खाली बैलेंस को, जिसमें आप गुड्स सर्विस ट्रांसफर ना देख के सिर्फ गुड्स को देखें, तो उसे कहते हैं ट्रेड बैलेंस. कैपिटल अकाउंट, वेल मेरे बच्चों, कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड लैंड, जिसको हम फाइनेंशियल एसेट कहते हैं. ये मैंने जान के ऐसा लिखा है, रीडिंग में ऐसा लिखता नहीं है. रीडिंग में ये इम्प्लाइड मानते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया अपने काम के दौरान कि जो भी कॉमर्स का बच्चा होता है, स्पेशली जो बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑप्ट करता है, उसे खासा कन्फ्यूजन हो जाता है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज़ ये क्वेश्चन आया कि आपने मशीनरी परचेज़ करी है, तो बताओ ये करेंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में. तो मेरे बच्चों, सभी लोगों को लगता है जो भी कॉमर्स के आए होते हैं कि भाई मशीनरी तो एसेट है तो इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में आएगा ना. मशीनरी एक मर्चेंडाइज है, गुड है. नहीं सर, हम बैलेंस शीट बनाते थे, मशीनरी एसेट में लेते थे. तभी मैंने वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपके लिए बोला है कैपिटल अकाउंट. नो डाउट इट रिकॉर्ड सेल एंड परचेज ऑफ असेट बट नॉट द असेट विच यू आर एकस्टम टू. हेयर असेट मीन्स फाइनेंशियल असेट्स जो पेपर क्लेम्स हों. इन अदर वर्ड्स, जिस ऐसी असेट जो एक देश से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती फिजिकल फॉर्म में, लाइक लैंड है, तो आप लैंड थोड़ा ना ट्रांसफ़र कर लोगे यूएसए से इंडिया में, तो उसकी बस पेपर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. So there is a capital account surplus, जिसको net capital inflow कहते हैं, when our receipts from sale of stock, bonds, land, bank deposit exceed our payments for the purchase of foreign assets. तो सरप्लस में कब होएगा, जब हमारे पास ऑन अकाउंट ऑफ दीज असेट्स ज़्यादा पैसे आएंगे देन व्हाट वी आर पेइंग. सिंपल रूल फॉर बीओपी. आप बेटा करेंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट, एक रूल जो है पल्ले बांध लो. वो कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन दैट गिव राइज टू अ पेमेंट बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट इज अ डेफिसिट आइटम. मैं आपको बताते चलूँ, डेफिसिट आइटम को हम यहाँ डेबिट आइटम भी कह सकते हैं. DR, डेबिट आइटम. फॉर एग्जाम्पल, इम्पोर्ट ऑफ कार्स, परचेज ऑफ लैंड इन स्पेन, मेकिंग अ डिपॉजिट इन अ बैंक इन स्विट्जरलैंड, ऑल आर डेफिसिट आइटम्स. Surplus item by contrast would be payment by foreigners for domestic good, foreign purchase and domestic assets, etc. एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस. ये बहुत ध्यान से करना, क्योंकि अगर ये पहेली आपने सुलझा ली तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इंटरनेशनल मॉडल आगे क्रैक करना. Individuals and firms have to pay for what they buy abroad. If a person spends more than his income, his deficit needs to be financed by selling asset or by borrowing. Same applies for a country too. Suppose there is a current account deficit, then it has to be financed by selling asset or by borrowing, implying a capital account surplus. इसको मैं इससे भी नहीं, पहले एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, फिर जो आपकी रीडिंग कहती है, जो मैंने लैंग्वेज लिखी है वो सिखाता हूँ. ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चों. सपोज़ मैंने एक मशीनरी खरीदी है यूएसए से, और उस मशीनरी की जो कॉस्ट है बच्चों वो है $10,000. तो अब अगर आपने ये बाय की है मशीनरी, ठीक है, तो डोंट यू थिंक ये एक डेबिट आइटम है, यानी नेगेटिव आइटम है, और कहाँ पर है, करेंट अकाउंट में, राइट मेरे बच्चों. आपको उसने यहाँ पर बोला ना एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस, उसका मतलब होता है बीओपी, जो कि इट कंप्राइजेज ऑफ करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब होता है इसका सम हमेशा ज़ीरो रहेगा. जब आप छोटे थे ना 12th क्लास में, तो आपको एक पॉइंट पढ़ाया जाता था, बीओपी इज़ ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. आइए अब सीखते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेंट अकाउंट 10,000 नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, $10,000 दैट इज़. तो अब आप क्या कर सकते हो, तो आइए हम आपके साथ मज़ा करते हैं. पहले तो थोड़ा, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं. अब एक बात बताओ, मैं अपनी बात करता हूँ. चलो, मैंने एक मशीनरी खरीदी बाहर से $10,000 की यूएसए से, तो मुझे यूएसए को अब $10,000 पे करने हैं, या यूएसए से में जिस बंदे से लिया उसे पे करने हैं. मेरे पास पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आई कैन सेल एन एसेट अब्रॉड.
इसका मतलब है बाहर मेरी कोई एसेट है अगर $10,000 वर्थ की तो मैं बेच सकता हूँ वो, ठीक है। दूसरा, आई कैन बोरो अब्रॉड, कि मैं बाहर ही कहीं लोन ले सकता हूँ और उससे पेमेंट कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों? सर, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। हाँ, ऐसा क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, चाहे असेट गिरे, फर्स्ट पॉइंट, चाहे लायबिलिटी बढ़े, डोंट यू थिंक ये क्रेडिट आइटम होंगे? क्यों? क्योंकि पैसे तो आएंगे ना। आप असेट बेचोगे तो भी पैसे आएंगे, आप लोन लोगे तो भी पैसे आएंगे, सरप्लस आइटम, ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक ज़रिया और है। सपोज़ मेरी ना बाहर कोई असेट नहीं है, किसको बेचूं? मेरे को बाहर कोई लोन में नहीं देता, कोई जानता ही नहीं मुझे, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास गया, मैंने कहा ऐसा है, मेरे को ना $10,000 चाहिए। तो उसने कहा भाई 70 रुपये का $1 है, सपोज 70 का था, कहता 7 लाख रुपए लगेंगे। मैंने उसको 7 लाख रुपए दे दिए, बदले में $10,000 ले लिए। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो बेटा दिस अमाउंट्स टू व्हाट? एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। मैं गया सेंट्रल बैंक के पास, जरूरी नहीं सेंट्रल बैंक मतलब उसका कोई भी जो भी उसका मतलब क्या बोलते हैं उससे एसोसिएटेड हो, इट कुड बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई $10,000 चाहिए। उसने कहा 7 लाख रुपए इंडियन करेंसी दे दो। मैंने दे दी 7 लाख रुपए की इंडियन करेंसी और बदले में उसने मुझे $10,000 दे दिए। अब मेरा बच्चा, डोंट यू थिंक इसमें आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं आपके देश के, जो सेंट्रल बैंक होल्ड करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो रन डाउन करे, वो कम हो गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज एन असेट, असेट कम होती है तो वो इट ब्रिंग्स मनी और मनी इज वर्थ, तो इसलिए वो क्रेडिट आइटम माना जाएगा। तो मुद्दा वहीं पर आ गया ना। बीओपी क्या होता था? करंट अकाउंट 10,000 और कैपिटल अकाउंट प्लस 10,000। सर कैपिटल अकाउंट कैसे 10 हो गया? भाई अगर तू प्राइवेट ट्रांजैक्शन करता है तब भी असेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, और अगर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करता है तब भी असेट में चेंज आ रहा है, ठीक। अब इस लगे आते एक चीज़ और बता देता हूँ तेरे को। ये जो तूने मशीनरी बाई करी है इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। 12th में पढ़ता था ना तू। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर वन, जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाए। और ये जो ट्रांजैक्शन होगी, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, इनको मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई भी, इसको बोलेंगे एकोमोडेटिंग। वाई? बिकॉज आपकी उस ट्रांजैक्शन की वजह से ये एकोमोडेटिंग है, ठीक है, इनमें से कोई भी, क्योंकि आपकी इस मशीनरी खरीदने की वजह से बीओपी डेफिसिट में चला गया, उसको बैलेंस करने के लिए ये आइटम करी जा रही हैं। दैट्स वाई एकोमोडेट करना है उस एंट्री को, ताकि बीओपी बैलेंस रहे। चलो जी, अब थ्योरी पढ़ लेते थोड़ी सी यार। So, thus any current account deficit is by necessity, is on necessity financed by the offsetting capital outflow. ठीक है जी। आगे, current account deficit plus net capital inflow is equal to 0. It is often useful to split the capital account into two separate parts, private transaction and official reserve transaction. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा। So a current account deficit can be financed by private resident selling of asset abroad or borrowing abroad, that is private transaction, or it can be financed by the government which runs down its reserve of foreign exchange, that is selling foreign currency. Conversely, when there is a surplus by private sector, they may use it to pay off debts or buy assets abroad, or the central bank can buy the foreign currency and add to its reserves. So this increase in official reserve is also known as BOP surplus. अब आते हैं जी फिक्स एक्सचेंज रेट। इसके बारे में डिटेलिंग आगे के चैप्टर्स में मिलेगी, अभी बस हम थोड़ा सा मीनिंग लेके चलते हैं आगे। इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेन सेंट्रल बैंक स्टैंड रेडी टू बाय एंड सेल देयर करेंसीज एट अ फिक्स रेट इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी। Intervention, where foreign central banks hold reserve, that is stock of dollars and gold that they can sell for dollars to sell what they want to do, or have to intervene in the foreign exchange market. Basically intervention is the buying or selling of foreign currency by the central bank. एक एग्जाम्पल दूँ? हाँ सर प्लीज़ दो, अभी देखते हैं जी। सपोज ध्यान दीजिएगा, ये डिमांड फॉर डॉलर्स है, ये सप्लाई फॉर डॉलर्स है। सपोज $1 70 रुपये का डिसाइड हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 100 है। अब पता नहीं क्या हुआ, डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ गई, कोई बाहर घूमने का शौक था, ज़्यादा हो गया, या बाहर से कोई एसेट खरीदने का शौक पड़ गया, डिमांड डॉलर्स की बढ़ गई। अब अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो ये चला जाएगा $1.75 का फॉर एग्जांपल, और क्वांटिटी हो जाएगी 120।
लेकिन अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, तो अब समझना क्या होगा। एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उसका प्राइस बढ़ता है ना? हाँ सर बढ़ता है। लेकिन अगर डिमांड बढ़े और साथ में सप्लाई भी बढ़ जाए तब क्या प्राइस बढ़ेगा? नहीं सर, तब नहीं बढ़ेगा। तो देखो यही हो रहा है। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो फॉरेन करेंसी जो सेंट्रल बैंक है ना, अपनी फॉरेन करेंसी बेचना शुरू कर देगा, सप्लाई बढ़ा देगा, तो एक्सचेंज रेट कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो फिक्स्ड में आप सप्लाई बढ़ा देते हो। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट, इन ऑर्डर टू इंटरवीन, इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर, आपको क्या करना है, देखिए the BOP measures the amount of foreign exchange intervention needed from central bank. For example, if the domestic country is running a deficit, then demand of foreign currency would exceed its supply. Here the central bank would have to run its reserves of foreign currency run down, that is selling dollars from its reserves in order to keep the exchange rate fixed. जो अभी बताया मैंने, as long as the central bank has the necessary reserve, it can continue to intervene in the foreign exchange market to keep the exchange rate constant. However, if a country persistently runs deficit, the central bank will eventually run down of reserves. भैया कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है अगर आप खर्चते जाओ। आप तो एक छोटे से देश हो, तो अगर आपके डेफिसिट ही चलते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये जो सो कॉल्ड आप इंटरवेंशन कर रहे हो वो करने के लिए आपके पास रिजर्व्स ही नहीं बचेंगे। तो फिर क्या करेंगे सर? देखिए क्या करेंगे। सो हाउएवर इफ अ कंट्री persistently runs deficit in the BOP, the central bank will eventually run out of reserve. Thus, before that point is reached, the central bank is likely to decide that it can no longer maintain the exchange rate, and फिर ये कहेंगे हम नहीं खेलते, हम डिवैल्यू कर रहे करेंसी। सर उसका क्या मतलब? उसका मतलब गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर देगी कि अब हमारे लिए $1.70 के बजाय हो गया है सपोज 72। तो भाई पहले ही कर देते, पहले इनको आस थी ना कि परसिस्टेंटली डेफिसिट नहीं रहेंगे। चलिए अगला, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। तो आइए बात करते हैं। इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट टू इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। फ्लोटिंग, क्लीन एंड डर्टी। देख बेटा, इन क्लीन फ्लोटिंग सेंट्रल बैंक बिल्कुल असाइड रहते हैं और पूरा प्योरली फ्लेक्सिबल चलता है। ठीक है, यानी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन नहीं होती उसमें। वेल that means the BOP is zero in clean floating, the exchange rate adjusts to make the current and capital account sum to zero. अंडर मैनेज और डर्टी फ्लोटिंग सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है, यानी कुछ कैसे बताता हूँ। अब इसी के अंदर देख, अगर कंप्लीट फ्लोटिंग है, क्लीन फ्लोटिंग है तो $75, फिक्स्ड है तो 70, लेकिन अगर वो डर्टी फ्लोटिंग है या मैनेज फ्लोटिंग है तो सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी। बात को समझना, थोड़ी सी बढ़ेगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये $1.70 था, डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो वो समवेयर थोड़ी सी सप्लाई बढ़ाएगा जिससे रेट जो है ना, सपोज वो 70 से 72 हो जाएगा और करेंसी जो है वो 100 से थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगी, सपोज 125, इसके बीच में आ जाएगा, समवेयर इसके बीच में आ जाएगा, इट्स लाइक दैट। तो ये समवेयर यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऐसे थोड़ी सप्लाई बढ़ाएगा, ये 72 हो जाएगा और ये 125। ठीक है, दैट्स योर मैनेज्ड फ्लोटिंग। आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमको सीख लेनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज। A devaluation takes place when the price of foreign currency under fixed exchange rate regime is increased by official action. The opposite is revaluation, where changes in the price of foreign exchange under flexible exchange rate are referred to as a currency depreciation. मेरे प्यारे बच्चों, सपोज आपका $1 70 से 72 फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हो जाता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन। अगर खुद फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है तो सेम थिंग विल बी टर्म्ड एज डिवैल्यूएशन। So a currency depreciates when under floating exchange rate it becomes less expensive in terms of foreign currency. Exchange rate measures, ये ध्यान से करना, स्पेशली ये वाला, ये आगे के चैप्टर्स में बहुत आता है, रियल एक्सचेंज रेट वाला। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, लाइक $1.70 का। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट शोज द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी ईच वेटेड बाय इट्स इंपॉर्टेंस टू द डोमेस्टिक करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। बताता हूँ, इसमें ना आप एवरेज ले लेते हो करेंसीज का, दैट टू वेटेड एवरेज। सपोज जैपनीज़ के साथ आपका ट्रेड है तो येन आपने लिया हुआ है, यूरोप के साथ आपका ट्रेड है तो आपने यूरोस लिया हुआ है, यूएस डॉलर्स के साथ आप यूएस के साथ आपका ट्रेड है, यूएस डॉलर्स लिए हुए। अब सपोज गल्फ कंट्रीज़ के साथ है तो दिराम्स लिया हुआ है। तो बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग करेंसी है। मैक्सिको है तो पीसो लिया हुआ है, इट्स लाइक दैट। अब इसमें जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड है आपका, सपोज यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड है तो यूएस डॉलर को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाएगा। सबसे कम सपोज पाकिस्तान के साथ ट्रेड है तो पाकिस्तानी रुपए को सबसे कम वैल्यू दी जाएगी। अब मुझे बताओ किससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसका ज़्यादा वेट है आपकी करेंसी बास्केट में या जिसका कम आपके इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पर? सर जिसका ज़्यादा वेट है, बिल्कुल।
अगर यूएसए के साथ ज़्यादा ट्रेड है और आपके यूएस डॉलर में और आपकी करेंसी में फ़र्क आता है एक्सचेंज रेट में, तो उससे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे भी काफ़ी फ़र्क आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के और आपकी करेंसी में आपस में नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे फ़र्क आता है तो उसका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बास्केट में वो जो पाकिस्तानी करेंसी है उसका वेट बहुत कम है। Real exchange rate, well, it is the ratio of foreign to domestic prices measured in same currency. It measures a country's competitiveness in international market. Real exchange rate is defined as EPF upon P. E है बेटा nominal exchange rate, PF price of foreign goods, P domestic prices. ये मेरे बेटा बड़े ध्यान से करियो, ये जीतना जरूरी है। आइए सिखाते हैं। और राइज इन रियल एक्सचेंज रेट, अब राइज कब होगा? जब या तो ई बढ़ेगा या तो पीएफ बढ़ेगा या पी गिरेगा। ई बढ़ने का मतलब क्या है? ई बढ़ने का मतलब है नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ना। अरे सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है $1 70 से सपोज 72 हो गया, तो सर उससे क्या होगा? और तो काका उससे तेरा माल ज़्यादा बिकेगा। पीएफ बढ़ना यानी प्राइस ऑफ फॉरेन गुड बढ़ना, सर उससे क्या होगा? ओ काका तेरा माल ज़्यादा बिकेगा। पी डाउन हो जाना, पी क्या है सर? डोमेस्टिक प्राइसेस। अगर ये गिर गए तो रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। सर इसके गिरने से क्या होगा? बेटा रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। सर उससे क्या होगा? बेटा अगेन एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। यानी रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो राइज इन रियल एक्सचेंज रेट, जिसको रियल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, मीन्स दैट गुड्स अब्रॉड हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू गुड्स एट होम। दिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंक्रीज इन कंपेटिटिवनेस ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब तू तो पूछेगा नहीं, क्योंकि तू तो भोला भगत है, तेरे को तो कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। मैं पूछ लेता हूँ तेरे से, सर रियल एक्सचेंज रेट को रियल डेप्रिसिएशन क्यों कहते हैं? बताता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि $1 70 से 75 हो गया, हाँ सर, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हो गया, हाँ सर, तो इसको करेंसी डेप्रिसिएशन बोलेंगे? बिल्कुल सर। अब इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान? सर फ़ायदा मतलब किस सेंस में? इस सेंस में कि तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम हो जाएगा। सर गोरे को पहले $1 में 70 का माल मिलता था, हाँ, अब कितने का मिलता है? सर 75 का मिलता है। तो फिर गोरे को तो खरीदने में फ़ायदा है तुमसे, हाँ, तो तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यस सर। रुक जा, क्या पता तेरे डोमेस्टिक प्राइस भी साथ में बढ़ जाए, या क्या पता फॉरेन के प्राइस तेरे साथ कम हो जाए, तब क्या बिकेगा तेरा माल? हो सर, तब तो नहीं बिकेगा, शायद उतना ना बिके या बिल्कुल ही ना बिके ज़्यादा, है ना? हाँ, तो अगर मैं कहता हूँ R इज इक्वल टू ई पी एफ अपॉन पी, और मैं कहता हूँ ये बढ़ गया, यानी ये हुआ कीपिंग दिस कांस्टेंट, तो पक्की बात है तेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसलिए इट इज़ द रियल डेप्रिसिएशन, नॉट द नॉमिनल डेप्रिसिएशन जो काउंट की जाती है। ये रियल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि तूने बाकी के एंगल्स भी कवर कर लिए इसके अंदर कि भैया ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये बढ़ रहा है, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, जिससे एक्सपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक, ट्रेड इन गुड्स, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। Here we will fit foreign trade into ISLM framework. We assume that the price level is given and that output that is demanded will be supplied. Domestic spending and spending on domestic goods. In an open economy, part of domestic output is sold to foreigners and part of domestic resident spending falls on foreign goods, that is imports. Here spending on domestic goods determines domestic output. तो मेरे बच्चों, ये चीज़ मैं आपको एक ऐसे तरीके से सिखाऊंगा जो रीडिंग्स नहीं दिखाती, फिर जो रीडिंग्स दिखाती है वो सिखाते हैं आपको। चलो, तो मेरा बच्चा, सपोज आपने कुछ आउटपुट बनाया, ठीक है, वो कुछ आउटपुट आपका डोमेस्टिक बिक जाएगा, कुछ फॉरेन में बिकेगा, राइट सर। बेटा आउटपुट को वाई बोल देता हूँ, आउटपुट जो डोमेस्टिकली बिकेगा उसको बोलता हूँ CDID। इसका मतलब होता है कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। जो बाहर बेचा उसको EX यानी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सपोज संतरे बनाए आपकी इकॉनमी ने, तो कुछ हाउस होल्ड ले लेंगे, कुछ फर्म्स ले लेंगी जूस बनाने वाली, कुछ गवर्नमेंट ले लेंगी कि हमने मिड डे मील में स्कूल में बांटना है, और कुछ गोरे ले जाएंगे, गोरे कहेंगे अरे वहाँ के संतरे बहुत मशहूर हैं, इनके संतरे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको मानना पड़ेगा दैट यूजुअली कंजम्पशन शुड कंप्राइज ऑफ CD प्लस CF, ID प्लस IF, GD प्लस GF। इसका क्या मतलब है बता रहा हूँ कि यूजुअली जो कंजम्पशन होती है हाउस होल्ड की वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड पे भी होती है, फॉरेन प्रोड्यूस गुड पे भी होती है, सेम विद इन्वेस्टमेंट, सेम विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज संतरे के एग्जांपल को ही लेते हैं, आपके हाउस होल्ड ने कुछ संतरे तो वो लिए जो अपने देश में बने हुए हैं, कुछ संतरे बाहर से खरीदे, फॉरेन प्रोड्यूस, सेम फर्म ने भी, सेम गवर्नमेंट ने भी। हाँ सर, अब देखो मैं क्या कमाल करने वाला हूँ, CD को लिखूँगा C माइनस CF, ID को लिखूँगा I माइनस IF, GD को लिखूँगा G माइनस GF। एक्सपोर्ट अपना भाई वैसा ही है,
सर ऐसे कैसे लिख दिया सी डी को सी माइनस सी एफ? अरे भाई सी डी इज इक्वल टू सी माइनस सी एफ, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट एक तरफ, माइनस सी एफ आई एफ जी एफ एक तरफ। तो काका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स, ये पूरा का पूरा बाहर वाले गुड्स पर है यानी इंपोर्ट, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये रीडिंग में नहीं मिलेगा तेरे को, मगर इसका यूज़ करके तो रीडिंग बहुत प्यार से समझ लेगा। सो स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट सी प्लस आई प्लस जी, ये ले भाई सी प्लस आई प्लस जी। कहता है स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स ए प्लस एन एक्स, इसी को ए बोला तो एन एक्स। स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स यही तो है डोमेस्टिक आउटपुट, ठीक है। देखो प्रूव करके दिया बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सो कहता है ए जो आपके ये स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंस है, ये किस पे डिपेंड करती है, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। नेट एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम पर, गोरो की इनकम वाई एफ, और आर यानी रियल डेप्रिसिएशन या रियल एक्सचेंज रेट पर। सो अ राइज इन फॉरेन इनकम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इंप्रूव द होम कंट्रीज ट्रेड बैलेंस एंड देयरफॉर रेजेस एग्रीगेट डिमांड। और रियल डेप्रिसिएशन होगा तब भी आपका ट्रेड बैलेंस यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और ईडी बढ़ेगा, और अगर होम कंट्री की इनकम बढ़ती है तो आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा और आपका ट्रेड बैलेंस वर्स ऑफ हो जाएगा। वेल आई विश मैं तेरे को आगे भी पढ़ाता, लेकिन आगे ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है तेरी, तो मैं अगला सेकंड पार्ट में लेता हूँ। यहाँ तक पहले आप अच्छे से दिमाग लगाइए, इट्स अ फैंटास्टिक चैप्टर, ट्रस्ट मी।